तौफीक अता फरमाए। स्क्रीन नजर आ रहा है तो बता दें भाई। ओके, स्क्रीन नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। जरा एक सेकंड चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, ताकि फिर ये यूट्यूब पे जाएगा। कोई भी पूछो मत रिकॉर्ड कहाँ है क्या है, दोनों चीजें यूट्यूब पे जाएंगी। हाँ, रजिस्ट्रेशन वाली चीज दोनों जगह आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आधे घंटे में आप लोगों को पहला सेशन निपटाता हूं टोटल इंशाल्लाह। अब ये जो सर्टिफिकेट है इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। ये आप लोगों को एक इतना बेहतरीन एज देगा ट्रेडिंग करने के लिए। यार ये तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी हो गए, जोश भर देगा। समझ रहे हैं? जैसे ही गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, गाड़ी चल जाती, वरना आपकी कार 4 लोगों के धक्के से चल रही। कितने लोगों की गाड़ी 4 लोगों के धक्के से चल रही बताओ? ट्रेडिंग की गाड़ी, जल्दी जल्दी बोलो। ट्रेडिंग की गाड़ी धक्के से चल रही नहीं चल रही? कोई एक टिप दे रहा, कोई कॉल दे रहा, उस हिसाब से आप चल रहे। आवाज आ रही मेरी क्लियर? चल रही हमारा। अब आपने अपने गाड़ियों में पेट्रोल डालने का टाइम है, जो इल्म का पेट्रोल है, जो सर्टिफिकेट के तरफ जब जाएंगे। सिर्फ 10 दिन पूछना आपसे, 10 घंटे या मैक्सिमम 15 घंटे। 15 घंटे बाद आप अगर एग्जाम देंगे इंशाल्लाह 100% पास होंगे। अब आप देखेंगे इस एग्जाम के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश वाला भी एग्जाम दे सकता है, उर्दू वाला भी एग्जाम दे सकता है। आप जैसे ये क्लास खत्म होगी आप बोलेंगे डॉक्टर साहब उर्दू वालों के लिए भी आपने बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। यकीन मानिए, आप जहां तक सोचते हैं उससे आगे मैं सोचने की कोशिश करता हूं और अल्लाह से यही मांगता हूं कि अल्लाह ताला मुझे आप लोगों की सोच से बढ़कर आपको सिखाना वाले बना दे। और अब इस जगह पे हम बैठे हैं इससे भी कि इस एग्जाम का सबसे पहला स्लाइड ये है। किसी के पास पेन पेपर है तो जरूरी है कि पूरी चीज को नोट कर लें। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट, चाहे वो बीएससी या चाहे वो एनएससी में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये दो हमारे ट्रेडिंग क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑफिसर्स, एजेंसीज, इदारे हैं, उन सबको जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। तो फर्स्ट चीज आपको पढ़ना है सेबी का लॉन्ग फॉर्म। एक क्वेश्चन तो जरूर नहीं आएगा, उसका लॉन्ग फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेबी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1992। और डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है अप्रैल 12 1900 क्या बोलते हैं 92, उर्दू कमजोर है। 12 अप्रैल 1992 को, इससे एक साल पहले बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम था हर्षद मेहता का। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट्स को आजाद नहीं छोड़ सकते, स्टॉक मार्केट के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसको सेबी कहा। जब भी कोई इंडिया का कोई कानून नया कुछ बनता है तो पार्लियामेंट में पास होना है, उसको सेबी एक्ट कहते हैं। 1992 में सेबी एक्ट बना और सेबी एक संस्था या इंस्टीट्यूट बन गई 12 अप्रैल 1992 में। और इस के पूरे डायरेक्शन सेबी एक्ट में लिखे गए हैं। सेबी एक्ट मतलब कानून। कानून के अंदर लिखा है कि भाई अब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, रिटेलर्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग, सब तरीके के ट्रेडर्स को इनके इंटरेस्ट को, इनकी जरूरतों को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? ताकि ये लोग बढ़ चढ़ के हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में हिस्सा लेंगे और इंडिया की इकोनॉमी के लिए कोऑपरेट या कंट्रीब्यूट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। दूसरा, अब जो सेबी एक्ट बना, सेबी एक्ट में कुछ और चीजें के ऊपर भी तवज्जो दी गई है। यानी सेबी एक्ट 1992 जो पार्लियामेंट से पास हुआ, उसमें क्या क्या पावर्स दिए हैं कि भाई निवेशक के इंटरेस्ट को बरकरार रखना, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रमोट करना, बीएससी को, एनएससी को, और इंडियन स्टॉक मार्केट की रेगुलेटिंग अच्छी रहना, जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल, आपके क्लियरिंग एजेंसीज, इस तरीके के पावर्स को 1992 में दिया गया। उसके बाद और एक जो एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हुआ वो था द कंपनीज एक्ट। 2013 में इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में किस वजह से लाए? ताकि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज,
बहुत टाइम पीरियड में हो, T+0, T+1, T+2, इस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस अच्छे तरीके से हो जाए। इसको किसमें लाया गया? कंपनीज एक्ट 2013। और उससे पहले सेबी के एक्ट या सेबी बनने से पहले क्या था? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना ही था पहले, 1956 का, आजादी के ऑलमोस्ट 9 साल बाद, जिसमें सिर्फ रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज, कितना ही था एक्ट। बट 1956 के बाद भी कोई एक्ट नहीं आया, 1992 में आया। 1992 तक भी लोग पेपर वाले स्टॉक खरीदते थे और बेचते थे, 1992 से लेके 96 तक भी। सेबी आने के 4 साल बाद एक डिपॉजिटरी एक्ट आया गया इंडियन पार्लियामेंट में, और वो पास हुआ, जिसके पास होने के बाद हम लोग जो आजकल मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो ट्रेडिंग कर रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीद रहे, यानी फिजिकल पेपर को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका टर्म है डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट। किसी को अगर पूछे, ये क्वेश्चन आ सकता है, डीमैट का मतलब क्या है? डीमैट का मतलब डीमिनरलाइजेशन, डीमोटराइजेशन, डी फंक्शनलाइजेशन या डीमैटेरियलाइजेशन। तो आपको डीमैटेरियलाइज, डीमैट, ये ऑप्शन चुनना है। यहां तक सबको समझ में आ गई या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं? बारी भाई, क्लियर? समझ आ एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्टर। वेरी गुड। चलो 14 स्लाइड है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज मैं जरा फास्ट होता हूं, तो जरा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? वैसे इजी टॉपिक्स है। इस एग्जाम के लिए 2 टाइप के टॉपिक्स हैं। पहले तो अपने को जनरल शेयर मार्केट के बारे में समझना है, और फाइनेंशियल शेयर मार्केट, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और कुछ है, वो बहुत इजी है। आप सिर्फ 10 क्लास अटेंड करो, जिसमें 7 ही क्लास होंगे जो आज के जैसे होंगे। बाकी के 3 क्लास आपको क्वेश्चन आंसर से तैयारी कराऊंगा, मॉक टेस्ट लेके फ्री में। कहीं पे भी कुछ देने की जरूरत नहीं, खामोशी से देखो। ये जो प्रेजेंटेशन बना है, हमारे जनाब जुबेर अंसारी साहब, क्या बोलते, मंसूरी भाई ने बनाया, और उसको और मॉडिफाई किए हैं माशाल्लाह हमारे शरिया के भी मेंबर है, और काशिफ राही साहब, बहुत मेहनत करके उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। अब आप आते हैं कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये चारों नाम एक ही है। उसमें होता क्या है? शेयर्स, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी। हिस्सेदारी को उर्दू में अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहा हूं तो शेयर्स, यानी शेयर्स मतलब ओनरशिप, यानी आप किसी कंपनी में हिस्सेदार बन गए, भले ही वो आप कंपनी में 0.001% के ही ना हो। मैं जरा इसका कलर चेंज कर लेता हूं, लाल अच्छा नहीं है कलर। वेरी गुड। तो आपकी हिस्सेदारी बन गई इस कंपनी में, यानी आप कैसा हिस्सेदार बन गए? आपने इंडियन शेयर मार्केट में कोई भी, आज फॉर एग्जांपल आप समझ ले होंगे कि कौन सा स्टॉक आया था भाई, हाँ, जैसे एनडीआर आया, एनडीआर का, या आपने पेन्नार इंडिया का, उसका स्टॉक ले लिए। एक ही स्टॉक लिया आपने, एक ही, 10 रुपए का या 20 रुपए का, 100 रुपए का, और आपको ये खिताब दे दिया जाएगा शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, शेयर होल्डर कौन है? उर्दू वालों को मैं बता रहा हूं, शेयर होल्डर वो है जो एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया भाई? जल्दी बोलो पब्लिक, क्या इन्वेस्ट किया? पैसे। तो जैसे आपने, यानी आपका नाम अब अब्दुल साहब था, शेयर मार्केट बोल रहा है, आप शेयर होल्डर अब्दुल साहब हैं, क्योंकि आपने एक शेयर ले लिया और उस कंपनी के आप ओनरशिप में आ गए। तो ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हाट इज ए इक्विटी शेयर एंड हु इज ए शेयर होल्डर। जैसे आपने एक शेयर ले लिया तो फायदे क्या हैं? फायदे बहुत सारे हैं। पहला फायदा तो उस कंपनी का शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी भी, या कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप जिस दिन लिए उसके कई दिनों बाद आप बेचेंगे, आपका एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ गया। सेकेंड, कंपनी का कभी भी अपने एनुअल रिपोर्ट्स जब लाती है या क्वार्टरली रिपोर्ट जब लाती है तो वो डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड में भी आपको हिस्सा है। कंपनी के वोटिंग राइट्स होंगे, कंपनी कोई पॉलिसी लाएगी, कंपनी कोई डायरेक्टर बदलेगी तो आपको बोलेगी कि आप भी आके अपना कीमती वोट दो, यानी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी आप हिस्सेदारी हैं। पहली बात, कंपनी की एप्रिसिएशन वैल्यू आपको मिल रही है,
डिविडेंड आपको मिल रहा है, और आपको डिसीजन मेकिंग में भी, और आपको बुलाया जाएगा ईमेल से, कंपनी का इवेंट है एनुअल जनरल मीटिंग, आप जाके वहां पे कुर्सी पे बैठ के एनुअल मीटिंग को देख सकते, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विटी शेयर जो हम लोग ले, हम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही जायज है, इतना ही। आगे का सिर्फ एग्जाम के लिए देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इसके अलावा कोई चीज में नहीं जाना है। सेकेंड आ रहा है कि डिराइवेटिव्स। भाई डिराइवेटिव्स ये क्या बला है, तो आप बोले होंगे कि डिराइव का मतलब इंग्लिश में बोल रहा है कि कुछ एक चीज पे आना, यानी आगे चलकर मैं बोलूंगा कि मैं अगर 100 किलोमीटर की स्पीड पे रियाद से या मुंबई से निकलूंगा, तो मैं एक एजम्पशन लगाता हूं कि बेंगलुरु को मैं 8 घंटे में पहुंच जाऊंगा। यानी अभी तो आप मुंबई में ही बैठे हैं, बेंगलुरु में पहुंचने का हिसाब आप मुंबई में कर रहे, तो उसका जो विजन है वो है डेरिवेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव्स यहां पे जो लिखा है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई खिलौना नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट में, एक कागज होता है, कागज का या पेपर का या बॉन्ड का एक प्रूफ होता है जो उसकी एक वैल्यू में हो जाता है। अगर मैं अपने इंजीनियर बारी साहब को एक प्लेन पेपर पे लिखकर, यहाँ पे मैं डेट, मैं यहाँ पे नाम साइन करके लिख देता हूँ, बारी भाई आज तो है 11 जुलाई, मैं आपको 6 महीने बाद यानी 11 जनवरी 2025 को मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा। तो बारी भाई बोलेंगे अच्छा ये बॉन्ड ले लेते, तो ये आप किस बदल में दे रहे हैं, मैं क्योंकि कंपनी चला रहा हूं, भाई ये बॉन्ड है ना, ये कंपनी के तरफ से, यानी इस बॉन्ड के अंदर ये कंपनी की वैल्यू है, तो आप मुझे ना 90,000 रुपए दे दो बस। तो 90,000 रुपए पे मैं, यानी 90,000 कैश या बैंक से मैं बारी भाई से ले लूंगा और उनको मैं एक पेपर दे दूंगा, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। यानी मैं पहले ही डिसाइड कर लिया कि 6 महीने बाद उनको मैं 10,000 रुपए ज्यादा देके 1 लाख रुपए दे रहा हूं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव दो लोगों के बीच में, यानी जैसे आप पहले कंडीशन में मैं था और बारी भाई थे, लेन देन हुआ, या दो से ज्यादा कितने भी नंबर ऑफ पीपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ लो डेरिवेटिव सब कहां जा रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मेरे और बारी भाई के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं ओटीसी। कौन बोलेगा ओटीसी का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। ऑप्शन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, और कौन बोलेंगे, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर। एक्सेलेंट, आपको एक चॉकलेट मिल जाएगा कल। तो यानी मैं और बारी भाई के बीच में जो डायरेक्ट बात हुई थी कि मैंने उनको एक डेरिवेटिव सेल किया और उन्होंने मुझे पैसा दिया, तो यहाँ पे मैं और बारी भाई थे, तो वो क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर। बट हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में डेरिवेटिव्स बिक रहे हैं, फ्यूचर्स बोलते हैं, एफ एंड ओ, यही डेरिवेटिव्स में आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे क्या कर रही कंपनी, बोल रही भाई हम हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी रख दिए हैं, आप जाके शेयर मार्केट में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदो। अब प्रॉब्लम यहां होती है कि पहला वाला आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा ना, यानी पहले वाले आदमी ने बैंक को पैसे दिया, उसने इंस्ट्रूमेंट खरीदा। मजा देखो, इंस्ट्रूमेंट एक पेपर है, यहाँ पे ना कोई शेयर है ना कोई एक्चुअली, यानी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है। इस पेपर को किसी और को बेचता है फ्यूचर्स। इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस होती है इनको कहते हैं डेरिवेटिव्स। बात सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, बताओ। क्लियर क्लियर से बताइए सर। डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स आप जरा सुनिए, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स। कोई भी अगर एक रहा है तो लिख लीजिए, यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ है नोट्स में, मैं आपको इजी करूं। स्वैप्स, ऑप्शंस, आगे बता दिया, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप्स और फॉरवर्ड्स यानी आप किसी और को भी ये कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स हमारे लिए जायज नहीं, सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव्स हमारे लिए जायज नहीं। इसकी डिटेल आप नोट्स दी जाएगी, नोट्स में पढ़ लीजिए। तो अब हम देख रहे हैं कि अपने जो बीएससी और एनएससी में क्या क्या बिक रहा है भाई, क्या क्या माल बिक रहा है। पहला माल था इक्विटी शेयर, दूसरा माल था जिसका हेडिंग में बता दिया डेरिवेटिव्स, तीसरा माल है डेब्ट सिक्योरिटीज। डेब्ट सिक्योरिटीज में सीधे सीधे आप जो है ना बोरो कर रहे हैं,
borrow मतलब debt securities is a money that is borrowed by the company from an investor and must be paid to the investor, यानी सीधे सीधे वो आपसे पैसे लेगा और आपको एक कूपन देगा, कूपन देके वो पैसे आपसे ले लेगा और कूपन आप वापस जमा करके आप उससे ले सकते हैं। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि एक रकम का जो है ये डेबेंचर जैसा है, डेब्ट से आता है डेबेंचर्स, याद रखिए ये वर्ड आपने सुने होंगे। अगर कंपनी बोलेगी भाई मेरे पास तेरे को देने के लिए पैसे नहीं है, तो एक काम कर, जितने पैसे लिया था जरा सा जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा ना उससे जरा कम में मेरे कंपनी के शेयर्स को ले ले। तो डेब्ट सिक्योरिटीज कभी कभी रिडीमेबल हैं, यानी तीन तरीके से हो सकता है। डेब्ट सिक्योरिटीज तीन तरीके से पैसे आप, यानी पहली बात तो कूपन दिया था कंपनी ने, आपने कूपन देके फुल कैश टू कैश दे लिए, नंबर वन। आप कूपन देके कंपनी बोलेंगे भाई आधा कैश दे दे, आधे कैश अमाउंट की सिक्योरिटीज या शेयर्स दे दे, तो इसको कहते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आप बोलेगा यार मौका अच्छा है, रिलायंस के मेरे पास कूपन थे, भाई रिलायंस वाले बोलता हूँ भाई तू एक काम कर, मेरे को डिस्काउंट प्राइस में कैसे भी स्टॉक दे रहा है, पूरे के पूरे कूपन के पैसे शेयर्स में दे दे। इसको कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तीन चीजें याद रखना, कैश टू कैश वापस मिल जाएगा, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? ये हो गए तीसरे तरीके का कारोबार। चौथा, म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में ये हमसे, यानी एक ऑफिस बनाकर एक कोई नाम दे देंगे, बोलेंगे एकेडमी म्यूचुअल फंड। वैसे तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे ना हो, ऐसे हम लोग करेंगे तो अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। ये इसलिए ना हो बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपसे पैसे लेते, पता नहीं हो आपका पैसा फ्यूचर में लगा रहे, डेब्ट सिक्योरिटीज में लगा रहे, इक्विटी में, और आपको वो बोलेंगे कि हम जो भी कमाएंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से हम आपको कुछ हिस्सा दे देंगे और कुछ हिस्सा हम रख लेंगे। तो यानी आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो कि आपका पैसा कहीं और इंडियन मार्केट में लगे। कैसा लगेगा, कौन से शेयर लेगा, शरिया लेगा, नॉन शरिया लेगा, हमको नहीं पता। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का काम करती है। नेक्स्ट, अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में मिलता क्या है, बिकता क्या है, खरीद क्या सकते हैं। अब इंडियन मार्केट क्या है वो समझेंगे। इसके लिए अगर आप लोगों को मेरी वाली फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, उसके अंदर आपको दिख जाएगी। यहां तक बताएं, सबको आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहां से जरा जल्दी जल्दी जाता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लिया है, तो आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, आप लोगों को नोट्स दे दी जाएगी। सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये सब एक ही नाम है। जहां पे इंडिया के हजारों कंपनियों को पैसा चाहिए, वो लोग आते, पहले से कंपनियां चल रही हैं कोई 15-20 साल से, अब उनको बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, कैपेक्स चाहिए, तो वो लोग हमसे पैसा लेने आते। अपनी कंपनी के 20%, 25%, 30% की हिस्सेदारी को पब्लिक में लाके पेपरों के जरिए से, शेयर्स के जरिए से वो लोग उतारते मार्केट में। पहले जो पैसे देके जो शेयर्स उठा लेता वो प्राइमरी मार्केट में ले लेता, और हम जैसे लोग रिटेलर रोजाना सुबह में 9:15 से 9:30 तक, 3:30 तक उन शेयर्स को ही खरीद रहे, बेच रहे। इसको कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट, जहां पे शेयर पहला खरीदा गया, अब वो शेयर को बेच रहा, कोई खरीद रहा, तो रोजाना यही चल रहा। तो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर दो तरीके के सेगमेंट्स हैं। पहले बता रहा हूं, दो बड़े सेगमेंट्स हैं। कौन से दो बड़े सेगमेंट्स होंगे आपको बताऊंगा कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेने आएगी तो उसको आना है लाजिम प्राइमरी मार्केट से। भाई बोलेगा रिलायंस आया प्राइमरी मार्केट से, अदानी विल्मर आया प्राइमरी मार्केट से, कौन सा भी आया था टाटा टेक्नोलॉजिकल, वो प्राइमरी मार्केट से आया, धनराज ऑयल वो भी आया प्राइमरी मार्केट से आया है। तो पुरानी कंपनियां, वो जब शुरू में मार्केट से कुछ हिस्सा पैसा लेंगे, हजारों करोड़ लेते भाई, वो लोग अपने मार्केट के हिसाब से कंपनी की प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की, वो एक एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करते। वो डिसाइड होता है, एक प्राइमरी ऑफर मिलता, उस प्राइमरी ऑफर को लोग प्राइमरी मार्केट बोलते, जहां पे लिस्टिंग की जाने से पहले
अलॉटमेंट की जाती है बिड के जरिए से। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ये आईपीओ चाहिए, वो चाहिए, बोल के वो लोग पैसे कितने लॉट चाहिए, कितना, वो लोग ऑलरेडी लिमिट रखे रहते हैं। रिटेलर के लिए इतना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के लिए अलग, डीआई के लिए अलग। तो इस तरीके से वो शेयर्स मार्केट पे आने से पहले कंपनी का और कस्टमर के बीच में लेन देन हो जाता। जैसे इन कंपनी कस्टमर के सीडीएसएल में अकाउंट में ट्रांसफर कर देती, उसी दिन सुबह में लिस्ट होता, जिस दिन ट्रांसफर होता, तो इसको कहते हैं लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे से पहले जो भी लेन देन होना वो हो गया प्राइमरी मार्केट, भले वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी। अब जैसे यहाँ पे लिस्टिंग हो गया तो उसकी जो डिटेल आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, जो पॉइंट्स बता रहा हूं। कंपनी क्या करते हैं, उन्होंने अपने कंपनी के जो भी हिस्से को शेयर के तरफ डाल दिया, या किसी कंपनी ने डेबिट इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जो बॉन्ड्स, कर्जा, वो कंपनी बोल रही है कि मुझे कर्जा दे दो, काफी, मैं शेयर नहीं दूंगा तुमको, इसका इंटरेस्ट दूंगा। यानी ऑलरेडी ये डेबिट इंस्ट्रूमेंट बना रहा है कि तो आज मुझे 1 लाख रुपए दे दे, 6 महीने बाद मैं तेरे को 1.5 लाख दे दूंगा। पहले ये क्या करे, डेरिवेटिव बना रहा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी शेयर मार्केट में आती है। गवर्नमेंट बोलती है कि भी हम भी आपको ना खर्चे, जैसे कि रोड बनाने के लिए इंडियन हाईवेज अथॉरिटी, बिल्डिंग बनाने के लिए कोई जो भी इंडिया के जो एसोसिएशन हैं, वो लोग भी शेयर मार्केट में अपने बॉन्ड्स को लाती है। इस तरीके से ये जब पहली बार उतरते हैं मार्केट में, इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। उसके जो स्टेप्स होते हैं, पब्लिक की इश्यू को अनाउंस करो, उसकी टोटल सीएमपी अनाउंस करो, टोटल आप कंपनी का डिटेल दो, सब देने के बाद जब आईपीओ लॉन्च होता है तो आप लोग, हम लोग, इंटरेस्टेड लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। जिस दिन खरीदी खत्म होगी उसी दिन यानी अलॉटमेंट हो जाएगा। लिस्टिंग अगले दिन होती है 10 बजे, याद रखो 10 AM हमेशा इंडियन मार्केट में लिस्टिंग होती है। 10 AM से क्या चालू हो जाएगा, कोई बोलेंगे 10 AM से क्या चालू हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। तो हम लोग ना 100% लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो लोग सेकेंडरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। इसको ही अगर घुमा के कोई क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट कॉल्ड एज, बोलिए क्या आंसर है? बोलो। यस, स्टॉक जनरली स्टॉक मार्केट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट, जहां पे शेयर, बॉन्ड, डेबिट्स, डिबेंचर सब बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अब यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का पार्टिसिपेंट्स होता है। प्राइमरी मार्केट पे सिर्फ हजारों लोग या बहुत बड़े तो लाखों लोग, करोड़ों लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो शेयर अलॉट होते हैं। तो उन हजारों लोग या लाखों लोगों को जो मिल रहा है शेयर, वो हो गया आईपीओ। अब वो लाके यहाँ पे बेचेगा। सेकेंडरी मार्केट में पूरे लोग खरीद सकते हैं, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट से जो स्टॉक लिया वो अपना प्राइस बढ़ाएगा और इनको बेचेगा। सेकेंडरी मार्केट में मैंने आज एक स्टॉक को खरीदा, 3 दिन बाद मैंने 100 रुपए वाला स्टॉक को मैं 110 रुपए में बेच लूंगा। तो अब जो है ना, अदला बदली चलते रहते, अदला बदली। और आपने कोई घर लिया या साइट लिए, प्लॉट लिए, किसी से तो लिए होंगे ना प्लॉट। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एक बंदे को जमीन अलॉट करती है कोई भी योजना में, तो ये हो गया आईपीओ। अब ये जो योजना वाला जो आदमी था, दूसरी योजना बना लिया, बोला कि 2 महीने बाद बेच दूंगा, इन्हें सेकेंडरी मार्केट में आया। ये बंदे ने उस प्लॉट को किसी और को बेचा और किसी को बेचा। तो उमूमन आपने देखा है कि इसको तो फ्री में मिला था, चलो हम लोग आईपीओ में पैसे दे के ले रहे, फ्री में तो नहीं दे रहे। इन्हें 1 लाख रुपए के प्लॉट को इन्हें 2 लाख को बेच रहा, इन्हें जरूरत दिनों बाद 2.5 लाख को बेच रहा, इन्हें जो है ना 5 लाख को बेच रहा। तो ये अदला बदली हो रही। 5 लाख वाला देखा भाई मैं 5 साल बाद बेचूंगा, उसके प्लॉट के बाजू जो है ना बहुत बड़ा क्या बोलते गंदा नाला निकल गया, तो वैल्यू गिर गई। तो 5 लाख वाला कोई भी स्टॉक, कोई भी उसकी चीज खरीद रहा नहीं, तो बोलेगा भाई 4 तो दे दे, 3 तो दे दे, 2 में ये बेच देगा। तो इस तरीके से हर काम में जो है ना प्रॉफिट्स एंड लॉस होते रहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में भी आप बाई एंड सेल कर रहे हैं, कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो आपको लॉस में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट में भी कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इश्यू होता है, उसी तरीके से कंपनियां को अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्शंस में आपको देखे जाएगा। उसको कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। पहला कॉर्पोरेट एक्शन तो पब्लिक इश्यू है, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारे हैं। आपको एग्जाम के लिए क्या याद करना है? प्रिफरेंशियल इश्यू। नाम में जो उर्दू लफ्ज बोला प्रिफरेंशियल बोले तो सिफारिशी। अब बोलेंगे कि भाई मेरे सिफारिशी मेरे एडमिन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बड़ी खुशी है।
मैं क्या बोलता हूं, मेरे एडमिन्स को मैं अगर कैप्सूल एकेडमी के शेयर बांटने हैं तो बोलता हूं भाई मेरे एडमिन्स को मैं बहुत सस्ते में 50% 75% में दे दूंगा। तो इसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, आईपीओ आने के बाद भी अगर उनको और कुछ पैसे चाहिए या नहीं तो उनके कंपनी के लोगों को सैलरी देनी है या उनको प्रमोशन देना है, तो एक छोटे मोटे प्रेफरेंशियल इश्यू के शेयर निकालती है, वो सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को देती है। सेलेक्ट मतलब प्रोमोटर्स के अपने रिश्तेदारों में या इन्वेस्टर्स जो स्ट्रेटेजिक या उनके साथ जो शुरू से जुड़े हैं या उनके एम्प्लॉयज, इनको कहते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू। पब्लिक को भी दे सकती है ऐसे नहीं। लास्ट में देखिए राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू क्या है कि ये जो अभी मैंने प्रेफरेंशियल इश्यू में कहा था ना, वो उसका एडवांस वाला जो है जो जनरल पब्लिक को देगी वो राइट्स इश्यू है। जब कंपनी बोलती है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे शेयर होल्डर हैं, मुझे दोबारा कुछ एक 500,000 करोड़ चाहिए, तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, जनरल पब्लिक को नहीं देगी जिसके पास उस कंपनी के शेयर नहीं है। जिसके पास उस कंपनी के आदि शेयर हैं उनको वो बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उनको बोलेगी भैया राइट इश्यू से शेयर ले लो। अभी एक AGOL बोल के आशापुरा गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड है, इसने राइट इश्यू लाया। कंपनी की जो शेयर की वैल्यू चल रही थी 11 रुपए, इसने गालिबन 6 रुपए में लिमिटेड, यानी इनको जितना पैसा चाहिए उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करते हैं और उतने ही शेयर होल्डर्स को उतने अमाउंट ऑफ स्टॉक्स राइट इश्यू के लिए देते हैं। मतलब आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। अगर एक बंदा राइट इश्यू नहीं लेगा तो राइट इश्यू को सबमिट कर देगा तो उसको कुछ पैसा मिल जाएगा जो शरिया के हिसाब से सही नहीं है। राइट्स को बेच नहीं सकते आप, राइट्स इश्यू में आप सस्ते में शेयर जरूर खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका पब्लिक इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, राइट्स इश्यू। यानी राइट्स इश्यू के साथ साथ आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते, ये एक रकम का बोनस इश्यू है। यानी अगर आप कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं तो आपको बोनस इश्यू, बट यहां पे टॉपिक बदल जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शनल है, राइट्स इश्यू ऑप्शनल है, कभी कभी बोनस मिलता भी है शेयर में। यानी आपके पास अगर 5 शेयर थे तो वो कंपनी बोलेगी कि हर 5 शेयर वाले को हम एक बोनस शेयर देंगे, इसमें आपको ना पैसे देना है ना कुछ, ये आपका एक रकम का डिविडेंड है। तो बोनस इश्यू एक जनरल वर्ड है, बोनस शेयर एक अलग वर्ड है। तो बोनस इश्यू आप चाहे तो ले सकते, जिसको हम राइट इश्यू बोलते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बट बोनस शेयर तो आपके लेने ना लेने की बात ही नहीं है, वो तो आपको एक डिविडेंड के तरीके से मिल रहा है। तो अभी तक जो हमने बात की थी वो इनिशियल पब्लिक ऑफर समझ गए। अभी रिसेंटली देखे अदानी कंपनी ने लास्ट ईयर फ्यूचर ऑन पब्लिक ऑफर लाए, यानी जो पब्लिक को आदि प्राइमरी मार्केट में उन्होंने शेयर बेच दिए, उसके अलावा और दोबारा जनरल पब्लिक में नया एक आईपीओ लाना चाह रहे हैं, जिसको हम नया नहीं बोल सकते, उसको फॉलो ऑन बोल सकते हैं। यानी दोबारा कंपनी अपने कुछ होल्डिंग वाले शेयर जनरल पब्लिक को देना चाहिए, उसको एक इश्यू लाएगी जिसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर, FPO। यानी जिस कंपनी ने FPO ला लिया है वही IPO ला लिया है वही FPO लाएगा। ऐसे तो होएगा नहीं कि डायरेक्टली FPO ला सकता है क्या? कोई बोले भी डायरेक्टली कोई FPO ला सकता है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है या सिर पे से जा रही है पूरी बात? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है माशाल्लाह, बहुत सिंपल लैंग्वेज चल रहा है जी। तो आईपीओ लाने वाली कंपनी आगे चल के FPO लाएगी और आगे चल के फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर भी कर सकती है और ऑफर ऑफ सेल भी कर सकती है। यानी अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे जिनमें प्रोमोटर भी हैं या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो लोग दोबारा अपने शेयर को पब्लिक में बेच सकती है। तो कई बार देखा गया है कि ये भी, अरे ये सिर्फ बेच रहे हैं, दिस इज ऑल सेल, IPO सेल, FPO सेल, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर सेल, ऑफर फॉर शेयर सेल। तो ये 4 टॉपिक को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब ये जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं हो कहां रहा है आखिर? ये हो रहा है अपने इंस्टीट्यूट जिसको हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सेल मार्केट में ही सेल हो रहा है, बाई मार्केट में ही बाई हो रहा है। यानी BSE NSE के अंदर ही बाई हो रहा है, BSE NSE के अंदर ही सेल हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस।
दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हमको जो दिख रहा है वो है बीएससी और एनएससी। अब इन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कौन जुड़ा है? किसी ने बेच दिया, आपने खरीद दिया, तो उस स्टॉक को लेके जाके रखना है डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी से पहले आएगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। रोज शाम में 4 बजे बायर के पास के पैसे देख लेगा आ गए क्या, सेलर के पास के देख लेगा पैसे भेज दिया क्या, तो दोनों का मैच करेगा। 4 बजे से शुरू हो जाएगा बायर और सेलर का मैच करना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैच कर देगा, अगले दिन डिपॉजिटरी में जमा कर देगा। इन सब को कहते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। रिपीट कर रहा हूं, इस सब एसोसिएशन को मिला के बोल रहे हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। इन सब का जो मास्टर है या प्रिंसिपल है या बहुत जो बड़ा नजर वाला जो अब्बा है वो है सेबी। तो यहां तक आप समझ जाइए। नेक्स्ट, वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, बीएससी एंड एनएससी आज की तारीख में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी है, इसके बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा। 3 स्टॉक एक्सचेंजेस बता दिया, बीएससी, एनएससी, एमएससी। यहां पे आपने खरीदा बेचा, फौरन शाम में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फंक्शन में आ जाते, फटाफट बायर वाले के 100 स्टॉक, सेलर वाले के 100 स्टॉक, बायर के पैसा अकाउंट में जमा है क्या, सेलर ने अपने शेयर जमा है क्या, इसको शेयर यहाँ पे आ जाते, इसके पैसा इसको चले जाते। तो इनको करने वाली जो एजेंसी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCCL बोल के नाम है। तो आप इनको हम बाई एंड सेल पे हम ब्रोकरेज इनको भी देते हैं, रोजाना ये क्लियर करते हैं और CDSL में जमा कर देते हैं। जैसे ही आपने देखा कि क्लियरिंग एजेंसी ने अपना काम कर दिया, जब आप कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो उसको डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं। एक्चुअली डीमैट अकाउंट ही है वो। डीमैट अकाउंट को जो ओपन करके दे रहा है वो है ज़ेरोधा। ये है ट्रेडिंग एजेंट, स्टॉक ब्रोकर या अप स्टॉक या आपका कोई भी इंड मनी, ये हजारों के होंगे, एटलीस्ट 115 या 120 एक्टिव हैं, हजारों के हैं जो रजिस्टर कर लिए थे वो नहीं चल रहे हैं आजकल। किससे रजिस्ट्रेशन कर लिए? सेबी से। ICICI वाला है, कोटक वाला है, एक्सिस का, यानी जितने भी बैंक वहां हैं उन सब के जो है ना ब्रोकर एजेंसीज या ब्रोकिंग टर्मिनल्स होते हैं। तो ये लोग जब भी कोई अकाउंट आपका खोलते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट का मतलब उसने CDSL या NSDL में अकाउंट खोल के देगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं उसको, DP। इसीलिए आपके जब अकाउंट खुलता है तो आपके सामने DP नंबर बोल के आएगा, DP नंबर या BO नंबर बोल के भी आएगा। तो ये जो DP या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है सिर्फ 2 हैं इंडिया में। कितने हैं? 2। सबसे बड़ा है CDSL और उसके बाद आता है NSDL। NSDL आज के तारीख में ज्यादा स्टॉक मार्केट के शेयर्स को नहीं रखता, बहुत ही कम ब्रोकर एजेंट्स के रखता है। ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर एजेंट्स के जो डीमैट अकाउंट जो खुलते हैं CDSL में खुलते हैं। अब ये जो CDSL है ये है असल तिजोरी, यानी आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ज़ेरोधा से खरीदो, अपस्टॉक से खरीदो, एंजल से खरीदो, कोई भी स्टॉक जो आपको स्टॉक मार्केट से दिला रहा है वो आपका अगले दिन T+1 या T+2 पे यहाँ पे जाके डाल देगा तिजोरी में। वो आपका अपना ID, पासवर्ड सब रहेगा। कई बार हम बताएंगे, आप इसको डाउनलोड करो, आप अपने स्टॉक्स को उस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा तो अभी तक मैंने स्टॉक मार्केट के BSC NSC के बारे में बताया, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बताए, आपको क्लियरिंग एजेंसी बताए। इसी तरीके से और काफी सारे लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, इनको कहते हैं मार्केट इंटरमीडिएरीज। अगर आप रेलवे स्टेशन को चले जाओ ना, रेलवे स्टेशन में सिर्फ ट्रेन आती जाती नहीं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म के पास आपको बुक स्टॉल मिलेगा, टी स्टॉल मिलेगा, समोसा स्टॉल मिलेगा, TT की ऑफिस मिलेगी, लगेज रूम मिलेगा, आपके इंतजार के लिए वेटिंग रूम मिलेगा। तो ये पूरे लोगों को हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो अलग हो गए, मार्केट इंटरमीडिएटरीज भी कहेंगे या मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी कहेंगे। तो ये आपको आने वाले जो चीजें आपको समझ में आएगा, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि बगैर बैंक के आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, तो बैंक भी आपका मार्केट इंटरमीडिएटरी हो गया।
दूसरा, अगर आप देखते हैं कि कोई भी अगर वहां से अगर पोस्टल एड्रेस यानी कोई भी एक बड़ा कोई एक उनका जैसे कोई नेटवर्क होगा जिससे आपको वो ईमेल भेज रहे हैं, तो वो कोई कंपनी होगी, तो वो कंपनी को भी मार्केट इंटरमीडिएट बोल सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर आप देखते होंगे कि कई सारे जो है ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टूल्स मिलते हैं, जैसे आपका वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहा है, कोई कंपनी हो सकता है वो आपके स्टॉक्स के जो है ना कोई डाटा रिपोर्ट बना रहा है जो जरूरत के लिए या सेबी के लिए काम कर रहा है, उन सब को हम कहेंगे मार्केट इंटरमीडिएटरी। बट इनके अंदर एक चीज खासियत है, हर मार्केट इंटरमीडिएटरी को सेबी के साथ रिकॉग्नाइज या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। अब आखिरी में जो आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई मार्केट में आप पैसा दे रहे हो, स्टॉक ले रहे हो, स्टॉक बेच रहे हो, पैसा ले रहे हो, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्क है या आपके लिए फायदा है, या आपको डिसाइड करना है। जब एक भाई अहमद बोलता है कि मुझे 1000 रुपए देके कुछ स्टॉक खरीदना है, अहमद के दिमाग में ये डिसीजन होना जरूरी है। इस डिसीजन को कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, याद रखिए। अहमद को अगर बारी भाई बोलते हैं जा भाई एक टिप दे रहा हूं, कल सुबह से उठ के टाटा स्टील के स्टॉक ले ले, तो उसको इन्फॉर्म डिसीजन नहीं कहेंगे। यानी अहमद हो या कोई भी हो, कोई ब्रदर हो, कोई सिस्टर हो, उसको खुद से भी कह रहा है बात को कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन होना है। मेक शुड आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे? सुबह सुबह उठ के एकेडमी में सबसे पहले सवाल रहता, डॉक्टर साहब इसको क्या करूं, इसको बाई करूं, इसको सेल करूं, इसको फेंकूं, इसको लपेटूं, इसको क्या करूं? इस तरीके के सवाल को आप कहेंगे अपाहिज डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन किसे कहेंगे? जो आपको खुद पता है, एक्चुअल स्ट्रेटेजी मुझे पता है, फाइनेंशियल कंडीशंस पता है, फंडामेंटल्स पता है। जब आप जो डिसीजन लेके सुबह से उठ के बगैर किसी से पूछे जो लेते ना, वो हो गया इन्फॉर्म डिसीजन। क्यों आपने इन्वेस्ट किया पैसा, क्यों आपने उस कंपनी का शेयर लिया, ये सब आपको मालूम है। तो आपको बहुत केयरफुली हर एक इंफॉर्मेशन कंपनी की मालूम होना, और कहां से खरीद रहे, कौन से एजेंट से खरीद रहे, सब आपको मालूम रहना। कोई भी हाँ आपको जो है ना क्या बोलते मुंह में निवाला डालने नहीं बैठा है। हाँ इतना बोल सकते हो, मैं बड़ी खुशी से आपको दिमाग में नॉलेज डालने बैठा हूं, मुंह में निवाला डालना है तो आप कहीं और जा सकते। बट प्रोफेशन है ये, इसको प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करो, सीखो और सिखाओ। तो इस तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन वाले को ही इन्वेस्टर कहते हैं। जिसके पास इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो है आपको बोल सकते हैं सट्टाबाज। इसीलिए लोग बदनाम करते, क्यों? क्योंकि वो लोग किसी का टिप कॉल पे आ रहे। जब आप सिक्योरिटी मार्केट्स यानी ट्रेडिंग में आ रहे, यानी आगे चलकर आप एक रजिस्टर्ड तो नहीं बोल सकता मैं, आप एटलीस्ट एग्जाम पास कर लोगे तो आप सेबी इन्वेस्टर बन जाओगे, सर्टिफिकेट इन्वेस्टर। इसको अगर आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करता इन्फॉर्म डिसीजन, मैं डिसीजन किसी से लेता हूं, तो आपको इन साहब से लेना डिसीजन, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब ये RA, ये भी इंशाल्लाह ये कोर्स के बाद आप लोगों को मैं खुद साथ में एग्जाम दूंगा। जिसको इंटरेस्ट होगा वो भी मेरे साथ ये RA के एग्जाम में तैयारी कर सकता है। तैयारी कुछ भी नहीं है, 10 क्लास में पूरा खत्म करो। RA के लिए शायद 30 या 40 क्लास लूंगा, जिसमें पूरा फ्री में आपको मटेरियल दूंगा, फ्री में आपको मॉक टेस्ट करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ और पास हो जाओ इंशाल्लाह। पास उसमें जरा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसके पास इन्फॉर्म डिसीजन नहीं आता उसको जाना पड़ेगा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, यानी रिसर्च एनालिस्ट के पास। अब यहां पे आपको पूरे चीजों का रिस्क पता होना चाहिए। कैसा रिस्क होगा? बहुत सारे रिस्क हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, और लास्ट इसके बाद आएगी मार्केट रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क। हर रोज आप देखते हैं मार्केट बुलिश हो सकता या बेरिश हो सकता, कभी जो है ना मार्केट महीनों तक बेरिश रह सकता है, जैसे हमने मार्च और अप्रैल में देखा बहुत सारे रेस में चला। ये हो गया आपका सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है भाई? ये तो कंपनी के तरफ से अटैच है, ये तो मैंने जनरल इकोनॉमी बताया था, जनरल कंडीशन। अनसिस्टमैटिक रिस्क है, GSPL में टैरिफ रेट गिर गया, धड़ाम बोल के 20% गिर गया। स्टॉक मार्केट तो उस दिन अच्छा चला, GSPL अकेला स्टॉक 20% गिरा क्योंकि पर्टिकुलर टू द कंपनी रिस्क हुआ। नंबर 2। नंबर 3 इन्फ्लेशन रिस्क, यानी इन्फ्लेशन रिस्क को क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। यानी
यहाँ पे भाई लोगों को उठते सुबह सुबह घर में आटा चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, घर के बच्चे के स्कूल की फीस चाहिए, जेब में पैसा ही नहीं बच रहा उसको। जब जेब में पैसा बचता तो वो स्टॉक खरीदने आता था ना। तो महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इतना महंगाई बढ़ गई कि भाई उसके पास कैश ही नहीं है। अब हम लोग पहले से लेके बैठे हुए स्टॉक, रिलायंस के, फलाने के, सोचे कि भाई 1 साल से बैठे हैं, कल सुबह से उठ के बायर आएगा, हमसे स्टॉक में स्टॉक लेगा। बायर जो है देखा कि कंट्री की इकोनॉमी धुस हो गई और परचेसिंग पावर उसका कम हो गया, सैलरी तो उसकी 20,000 महीना थी, 21,000 का खर्चा हो गया, महीना से 1,000 खर्चे में है, तो महीना से 1,000 खर्चा पूरा निकलेगा या आपके पास आके स्टॉक खरीदने आएगा। तो ये रिस्क कभी भी कोई भी कंट्री में हो सकता है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। फोर्थ रिस्क लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? यानी कुछ स्टॉक्स होते हैं जब, यानी लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस व्हेन एन इन्वेस्टमेंट कांट बी ब्रॉट और सोल्ड क्विकली। यहां पे लोगों के पास फौरन कैश नहीं है, हो सकता है उनके पास लेने के लिए कोई दूसरा प्रोविजन हो सकता है, घर के अंदर कुछ एक 1,500-2 हजार किलो का जो है ना मेटल हो सकता है, बट उसको फौरन मार्केट में वो लिक्विड नहीं ला सकता। तो ये लिक्विडिटी रिस्क आल्सो कैन बी वन ऑफ द रीजन, यानी एक रिस्क एलिमेंट हो सकता है। अब लास्ट में आपको एक स्लाइड बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को सरप्राइज लाइव में क्वेश्चंस पूछूंगा। रिस्क मिटिगेशन आपको करना है, मिटिगेशन। अब हमारे उर्दू वाले भाई लोग बोलते हैं भाई ये मिटिगेशन क्या है, जिंदगी में हमने ये वर्ड सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मिटिगेशन कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं। मिटिगेशन का मतलब है आपको टुकड़े करना, टुकड़े करना। इंजीनियर बारी साहब 1 लाख रुपए हैं, कल सुबह में आपको स्टॉक खरीदना है, तो आप 1 स्टॉक खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे? बोलिए। जी डॉक्टर साहब वापस अगेन क्वेश्चन करना। मैं कल सुबह सुबह आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप 1 लाख रुपए में 1 स्टॉक खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे? बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा कि मैं 5 खरीदूं, 5 थोड़ा बैलेंस रखूं। तो आपने मिटिगेशन कर दिया। किसी को अगर मिटिगेशन का डाउट नहीं समझ में आ रहा है तो यही जवाब है। मिटिगेशन का मतलब है कि आप जो है एक स्टॉक को, एक अमाउंट को डिफरेंट सेक्शन में करके लगा रहे हो। क्यों? इससे आप क्या हो जाएगा, रिस्क से अवॉइड हो जाओगे। बारी भाई बोले मैं 5 स्टॉक ले लिया, ये बारी भाई के 5 स्टॉक, ये स्टॉक फेल हो गया, ये स्टॉक फेल हो गया 10% से, मगर ये स्टॉक 15% से चल गए। तो क्योंकि बारी भाई ने 5 स्टॉक ले लिए थे, 45% का प्रॉफिट माइनस 20% का लॉस इक्वल्स टू 25% का गेन। इसको कहते हैं आपको मिटिगेशन करो। अगर आप मिटिगेशन नहीं करोगे, बारी भाई सुबह सुबह उठ के यही स्टॉक उठाते, 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए का लॉस हो जाता था, 20% का लॉस, यानी 20,000 रुपए का लॉस हो जाता था। तो इस वजह से कहते हैं कि मिटिगेट करना जरूरी है। यानी इन्वेस्टर्स ट्राई टू मिटिगेट रिस्क बाय डिफरेंट मींस। एसेट अलॉट करो, डिफरेंट कंपनीज में पैसा इन्वॉल्व करो या लगाओ, तो इससे आप बच जाओ। ये आपको ये रिस्क का इवेल्युएट करना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। करेंसी रिस्क, भाई बहुत सारे स्टॉक्स हमारे इंटरनेशनल कंपनियों में डील कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। अगर डॉलर का प्राइस एकदम बढ़ गया, रुपये का प्राइस गिर गया, लोग बोलेंगे भाई डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, मुझे स्टॉक मार्केट से निकलना है। तो जब भी कोई फॉरेक्स के अंदर चेंजेस होंगे तो करेंसी रिस्क भी चलता रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे रिस्क होएगा बिकॉज ऑफ अदर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस। और तीसरा है वोलेटिलिटी रिस्क, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे विक्स इंडिया आप देखते होंगे कि एक चार्ट पे भी आता है, तो ये वोलेटिलिटी रिस्क कहां से आ रहा है? क्योंकि वो कंपनी के जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से हो रहा है। सुबह सुबह उठे आप देखे, कल देखे एकदम बड़े बड़े मार्केट, लार्ज मार्केट कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो वो वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट बता देगा। इसको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। जब आप इन 3 रिस्क को, यानी मिटिगेट द रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, करेंसी रिस्क, इन 3 चीजों को समझोगे तो आप ट्रेडिंग, यानी एक स्टॉक लेने के टाइम पे आपको सोचना है कितने स्टॉक लेना है, कितने वोलेटिलिटी का रिस्क लेना है मुझे, और कौन सी कंट्री में आप जो भी मतलब स्टॉक लें, कौन सी कंट्री से उन कंपनीज के ज्यादा लेन देन है, आईटी का लेन देन,
यूएस डॉलर से है तो यूएस डॉलर बढ़ेगा, आईटी का स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा, इस तरीके से आपको फॉरेक्स का भी रिस्क का इवैल्यूएशन करना जरूरी है। आखिरी में स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जो कोई सेबी रजिस्टर से होगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करो, नो योर कस्टमर यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स को दो तो आपको समझ में आ जाएगा। विक्स क्या है मैं आपको जरा सा बता देता हूँ। विक्स के लिए मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50, ये देखो बात निफ्टी 50 आज ये देखो आपका निफ्टी 50 का जिस तरीके से जो लाइव चार्ट है ऊपर जा रहा चार्ट 50 निफ्टी डेली ऊपर जा रहा, वीएक्स गिर रहा। बारी भाई बताइए वीएक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरने से स्टॉक मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा? VIX अगर गिरता है तो स्टॉक मार्केट उठता है, और अगर VIX पॉजिटिव में होता है तो स्टॉक मार्केट नेगेटिव में होता है। मतलब ये एक जी ये जो वाला राइट वाला देख रहे हैं कि VIX जो है ना बढ़ गया जून 4 को क्या था बारी भाई? इलेक्शन के रिजल्ट उस दिन 6%, 4%, 5% गिर गया, करेक्ट। तो आप देखिए कितना बड़ा येलो कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, यानी विक्स का ग्रीन कैंडल यहां पे बन गया। कौन सा कैंडल? जून 4 को रेड। वेरी गुड। तो यानी आप कल और आज का देखेंगे, कल भी रेड बना है यानी निफ्टी में, आज भी रेड बना है। विक्स में देखिए कल जो है ना हल्के से ग्रीन बना बट उतना ज्यादा नहीं बना, गिर गया, और आज तो पक्का मतलब रेड बना है। तो ये ग्रीन यानी कल कमिंग फ्राइडे को मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आज विक्स जो है ना ये नेगेटिव में गया है, तो मेरे को उम्मीद है कल फ्राइडे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हमको रिस्क इवैल्यूएट करना है। ये मत बोलो कि कल डॉक्टर साहब तुम बोले रात में फ्राइडे मार्केट भागेगा, क्यों नहीं भागेगा भाई, मुझे नहीं पता। आज VIX जो है ना गिरा है तो इसका मतलब फ्राइडे को पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अच्छा ओपन हो सकता है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को आज का सेशन ले लिया है। तो इस सेशन को मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। किसी के भी कोई क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी